हम लोग देखते हैं कि कॉमन अर्थ है हर चीज का। हम लोग के साइकोलॉजी में और सब्जेक्ट में स्पेशल अर्थ होता है ना। इतना हर हर चीजें का इतना अलग मीनिंग है ना कि लगता है कि पता नहीं रियल वर्ल्ड में कैसे इतना अलग मीनिंग आता है। वास्तविक किताबों में कुछ और मीनिंग है, रियल वर्ल्ड में देख रहे हो शब्द का कुछ और मीनिंग है। इतना ज्यादा गलत प्रयोग क्यों प्रचलित है, हमको आज तक समझ में नहीं आया है। और या फिर किताब वालों ने ऐसा वर्ड क्यों ले लिया है जिसका मीनिंग एकदम काफी डिफरेंट है एक्चुअल चीज से, ये भी नहीं समझ में आया। अंग्रेजी भाषा में ये चीज इतना ज्यादा देखने के लिए मिलती है कि हमको कभी कभी चिढ़ मच जाता है कि यार हर चीज का मीनिंग अगर डिक्शनरी से अलग, अगर कुत्ता को गाय ही बोलना है ना, और गाय को बकरी बोलना है, तो ये नॉलेज में ये क्या जादूगरी है? मतलब क्यों इस तरीके का तुम लोगों ने शब्द यूज किया है? भाई तुमसे बढ़िया तो हम लोग का हिंदी संस्कृत है। एक शब्द का एक अर्थ होता है, उसका वही मतलब होता है जो ग्रंथ में लिखा है, जो सब्जेक्ट में लिखा है और जो रियल लाइफ में होता है। अननेसेसरी ना चैलेंजेस हम लोग का बढ़ा देता है ऐसी सब चीजें। आर्ग्यूमेंट का अर्थ आप लोग जान ही रहे हैं, बकवास, बहस, है ना, झगड़ा लड़ाई। और यहाँ पे रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट का अर्थ है एक स्टेटमेंट, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, जैसा लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे। सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसमें क्या क्या चीजें हो, प्रेमाइसेस हो और कंक्लूजन हो। अब प्रेमाइस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। प्रेमाइस और कंक्लूजन अगेन जो है, प्रीमाइस की जगह पे वर्ड यूज किया जा सकता था बेस, बेस यूज किया जा सकता था, है ना, रूट यूज किया जा सकता था। तो स्टेटमेंट का रूट ये है जिस पर टिका हुआ है, स्टेटमेंट का फूट यूज किया जाता है, लेकिन आप वर्ड क्या यूज करेंगे? आप वर्ड यूज करेंगे प्रीमाइस। ठीक है, अननेसेसरीली चीजों को, सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करना और डिजाइन मारना, ताकि आम लोगों को लगे कि पढ़े लिखे लोग कुछ बहुत विशेष बात करते हैं, सिंपल लॉजिक का उपयोग नहीं करते हैं। तो प्राचीन साइंसेस में ना ये फालतू का इंटेलेक्चुअल, इसको कहते हैं फ्रेंच एटीट्यूड। किसी भी चीज को ना, अब सत्तू है तो उसको कुछ ऐसा टेढ़ा सा नाम दे दिया है कि लग रहा है कि कुछ बहुत विशिष्ट है। चलिए, वो यही करना ही है तो झेलना ही पड़ेगा हम लोगों को ये। तो सेट अब आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट को हम लोग कहते हैं कौन सा आर्ग्यूमेंट अच्छा और कौन सा आर्ग्यूमेंट बुरा। ठीक है, गुड आर्ग्यूमेंट और बैड आर्ग्यूमेंट। गुड आर्ग्यूमेंट और बैड आर्ग्यूमेंट। कौन सा आर्ग्यूमेंट गुड कहलाएगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट बैड कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट अच्छा बुरा कहने का आखिर आधार क्या हुआ? कैसे हम कहेंगे कौन सा आर्ग्यूमेंट गुड, कौन सा आर्ग्यूमेंट बैड? कोई बता सकता है? किसी को जानकारी इस बारे में? ये पेपर उनका क्लास आप लोग किए ना जी, नेट वाले क्लास में, भूल गए सब? देखो भाई, गुड आर्ग्यूमेंट सिंपल सा बात है। गुड आर्ग्यूमेंट, बढ़िया आर्ग्यूमेंट मतलब जिसमें प्रीमाइस और कंक्लूजन में सिंक्रोनिसिटी रहेगी। प्रीमाइस और कंक्लूजन है ना, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेगा। साइकिल का चक्का एक चलता है तो दूसरा भी चलता है, एक रुक जाएगा तो दूसरा भी रुक जाएगा। अगर आप एक का ब्रेक लगा दिए और दूसरे को ब्रेक नहीं लगाए तो दूसरा के रुक जाएगा, लेकिन रुक जरूर जाएगा। तो पार्टनरशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? साइकिल हो सकता है। तो गुड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? प्रीमाइस और कंक्लूजन का पार्टनरशिप होता है। जो प्रीमाइस बोलेगा, ठीक है, वही कंक्लूजन बोलेगा। तो यही वाली बात है। मोहल्ला में देखिएगा, जब मोहल्ले में लड़ाई हो जाता है, ठीक है, थर्ड पर्सन ऐसे देख रहा होता है, दो परिवारों में लड़ाई हो गई, तो पूरा सब परिवार का आदमी एक ही बात बोल रहा है। पता है परिवार के आदमी को कि मेरा जो है ना हस्बैंड या फिर जो है मेरा फादर गलत है। गलत है तो क्या हुआ, मेरा फादर है, फिर भी हम उसी पे लड़ रहे हैं।
सर यही कंक्लूजन का तो हिंदी निष्कर्ष होगा, इसका हिंदी क्या होगा ऊपर वाले का, प्रीमाइस का? प्रीमाइस का हिंदी होता है, रुकिए हम देख के बता देते हैं आपको। आधार वाक्य होना चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं क्या है हिंदी ऑफ प्रीमाइस। प्रीमाइस इन रीजनिंग। आधार कहा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आधार भी कहा गया है और पूर्व धारणा भी बता रहा है ये। कई जगह पे सिद्धांत भी बता रहा है, तीन चीज बता रहा है। अब अगेन पूर्व धारणा साइकोलॉजी में अलग है। पजल बेमतलब की चीजों को ना, एक नाम का चार मीनिंग, चार मीनिंग का एक नाम, पहेली। प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों एक साथ फॉलो करता है तो गुड आर्गुमेंट है। अब प्रीमाइस और कंक्लूजन जो है ना, एक साथ नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे बैड आर्ग्यूमेंट। दो रंग से इसको लिख देते हैं, ठीक। दोनों मैच नहीं कर रहा है, प्रीमाइस और कंक्लूजन। तो ये लोग क्या है, बढ़िया पार्टनर नहीं है। बैड आर्गुमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा पार्टनर नहीं, हमेशा चिक चिक करते रहता है, एक का काम दूसरा खराब करते रहता है। तो जो भी ऐसा टॉक्सिक पार्टनरशिप है, वैसा जगह पे क्या होता है कि एक आदमी जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए पैर बढ़ाता है, दूसरा आदमी पैर खींच लेता है उसका। जीवन भर यही चलते रहता है। तो क्या होता है, उस परिवार का भविष्य अंधेरे में आता है, उन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है, परिवार गरीबी में चला जाता है। बस वही चीज है। बैड आर्ग्यूमेंट से क्या होगा, बैड कंक्लूड मतलब जो है ना, वो दोनों अलग अलग है, चित्रा होगा। कंक्लूजन जो निकलेगा उसको प्रेमाइज सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और यही चीज है। जैसे हम लोग देखे थे कि प्रीमाइस वन है, इसको प्रेमिस भी कहते हैं कुछ लोग। हम प्रीमाइस बोलेंगे कहीं की प्रॉमिस जैसा थोड़ा साउंड करता है। तो प्रीमाइस वन जो है, तो प्रीमिस वन ये क्या है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। दूसरा प्रीमिस हम लोग देखे थे, सुकरात इज अ ह्यूमन, सुकरात हर मनुष्य मरणशील है, सुकरात एक मनुष्य है, इसीलिए सुकरात भी मरणशील है। तो ये गुड आर्ग्यूमेंट हुआ या बैड आर्ग्यूमेंट हुआ? गुड सर। गुड आर्ग्यूमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट जो है फॉलो कर रहा है चीजों को। अब चलिए सर फिर क्या से बोले सुकरात के बारे में, रिपीट कर दीजिए तो। सुकरात के बारे में है ना, कि पहला प्रेमिस ये है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि सुकरात एक मनुष्य है। तो कंक्लूजन ये है, दो प्रेमाइसेस हो गए, तो उसके आधार पे कंक्लूजन ये निकला कि सुकरात भी मरणशील है। तो ये जो है गुड आर्ग्यूमेंट कहलाया। अब बैड आर्ग्यूमेंट को कैसे पहचानेगा, कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं गुड आर्ग्यूमेंट और बैड आर्ग्यूमेंट का, कि पहचानना जरूरी है। पहले हम लोग पहचानेंगे बैड आर्ग्यूमेंट कौन सा है, फिर पहचानेंगे क्यों बैड है, कहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जब दिक्कत होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फैलेसीज, और फैलेसीज हम लोग के सिलेबस में है। तो आर्ग्यूमेंट का ऑपरेशन करके हमें जानना समझना है कि कहाँ पे क्या चीजें दिक्कत हो सकती है आर्ग्यूमेंट में। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। P1, P2, a sparrow is a bird। सभी चिड़ियों को पंख होते हैं।
गोरैया एक चिड़िया है, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, देयरफॉर, इसीलिए गोरैया को पंख है। स्पैरो हैज विंग्स। तो अब बताइए गुड आर्गुमेंट है या बैड आर्गुमेंट है, और गुड है तो क्यों है? गुड है सर। क्योंकि फॉलो कर रहा है, बस सिंपल सा बात है कि ये जी। फॉलो कर रहा है। चल रहे, अब देखिए बैड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में लॉजिक जो है ना सही होता है कई बार, लेकिन लगेगा कि लॉजिकली सही है पर वो सही होता नहीं है। जैसे ऑल कैट्स आर मैमल्स। ए डॉग इज अ मैमल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ए डॉग इज अ मैमल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? लॉजिक के वे में अगर देखिए तो सच्चाई पे मत जाइए, लॉजिक पे जाइए। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देयर फोर हर एक कैट क्या है, मैमल है, और एक डॉग एक मैमल है, तो देयर फोर ए डॉग इज अ कैट। अब बताइए ये बैड आर्गुमेंट हुआ या गुड आर्गुमेंट हुआ? बैड, क्यों बैड हुआ? क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा था, दोनों तो अलग अलग ना हो गया। कैट्स आर मैमल्स, डॉग इज अ मैमल, ठीक है। ये इस वाले एग्जांपल देखिए, ये इधर है, ये लास्ट में। तो ये हम लोग क्या जान रहे हैं कि इसका अर्थ पे अब हम लोग जाते हैं। ऑल कैट्स आर मैमल्स एंड ए डॉग इज अ मैमल, देयरफॉर ए डॉग इज अ कैट। ये कंक्लूजन निकल गया। तो ये कंक्लूजन लॉजिकली नहीं फॉलो किया है, क्योंकि डॉग और कैट दोनों मैमल तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉग जो है कैट है। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, इसको हम लोग कह दिए इनवैलिड रीजनिंग। ठीक है, तो ये जो तरीका हुआ, ठीक है, रीजनिंग के खराब होने का, इसको इस तरीके का एक अलग नाम है, इसको कहते हैं इनवैलिड रीजनिंग। क्यों? इनवैलिड रीजनिंग क्या होता है? इनवैलिड रीजनिंग वो रीजनिंग होता है, अब आपको एग्जांपल दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि इसमें कौन सा बैड बैड आर्ग्यूमेंट है, ये बैड, या फिर पूछ दिया है कि ये बैड आर्ग्यूमेंट क्यों है, ये बताना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा क्योंकि ये इनवैलिड रीजनिंग है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि कौन सा वैलिड है और इनवैलिड है। अगर पूछ दिया एक आध तो वो अलग बात है, एक से ज्यादा पूछ ही नहीं सकता। तो ये जो ग्राउंड है ना, इसको कहते हैं हम लोग इनवैलिड रीजनिंग। तो ये किस ग्राउंड पे हुआ, किस ग्राउंड पे रीजनिंग खराब हुआ? अगर लॉजिकली आप देखो तो लग रहा है हाँ मैथमेटिकली तो सही फॉलो कर रहा है, पर ये इनवैलिड रीजनिंग इसीलिए है क्योंकि इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है। तो इनवैलिड रीजनिंग में लिख लीजिए, ये एग्जांपल लिख लीजिए, इनवैलिड रीजनिंग लिखिए, उसमें ये ऑल कैट्स आर मैमल्स वाला उदाहरण लिखिए और नीचे लिखिए। क्या बोले, फिर से बोले तो? ये इनवैलिड रीजनिंग जो बोले तो ये इसको ऊपर डालेंगे ना? ऊपर भी डाल सकते हैं, हाँ ऊपर डाल लीजिए, ज्यादा अच्छा है पॉइंट के वे में। और तो सर जैसे इनवैलिड हिंदी रीजन, में बोलेगा कोई, मतलब जैसे क्वेश्चन में आएगा तो ये हिंदी में भी आएगा ना सर? कंपलसरी इंग्लिश और कैट्स और डॉग्स वाला इसको भी हिंदी में करा दें? नहीं सर, मतलब पूछ रहे हैं, मतलब कैसे आएगा एक आइडिया बता सर? रहे, बता दें। असंगत तर्क कहते हैं इनवैलिड रीजनिंग को, ठीक है, असंगत तर्क, अच्छा, संगत। ठीक है, ये चीज।
या इसको अवैध तर्क भी कह सकते हैं। इसमें लिख लीजिए, जब कंक्लूजन वास्तविकता से, सर पहले ये लिखने दीजिए ना। लिख लीजिए, होगी। जब कंक्लूजन, ठीक है, या निष्कर्ष लिख लिया, जब निष्कर्ष वास्तविकता को ना बताता हो, तब आर्ग्यूमेंट का गलत होना इनवैलिड रीजनिंग कहलाता है। सर तब इनवैलिड का तब आर्ग्यूमेंट इनवैलिड रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये क्यों गलत हुआ ये बताना जरूरी है। ये इनवैलिड रीजनिंग के ग्राउंड पर गलत हुआ। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब जो है बैड आर्ग्यूमेंट का एक और एग्जांपल देखे। ठीक है, बैड आर्ग्यूमेंट 1 था ये, BA1। ठीक है, अब बैड आर्ग्यूमेंट 2 देखते हैं हम लोग। पहले आर्ग्यूमेंट देखते हैं, उसके बाद इसका नाम बताएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वो बच्चों वाला नहीं हो जाएगा कि नाम याद रह गया, चीज भूल गए। तो पहले चीज समझ लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी, फिर नाम बताएं। देखिएगा इसको, P1, all humans have wings. I am a human. कंक्लूजन क्या निकला? Therefore, I have wings. ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि प्रीमाइस ही गलत है। इंसान को थोड़ी ना पंख होता है। ऑल ह्यूमंस हैव विंग्स, प्रीमाइस ही गलत है। तो यार जब प्रीमाइस ही गलत है तो कंक्लूजन कहाँ फॉलो करेगा? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉल्स प्रीमाइसेस। तो ये किस ग्राउंड पे ये गलत हुआ? फॉल्स प्रीमाइसेस के ग्राउंड पे। तो दो तरीके से गलत हो सकता है, एक तो रीजनिंग इनवैलिड होगी तब, या तो फॉल्स प्रीमाइसेस के। तो बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन नाम है इसका, तो ये चीज है। तो अब चलिए, गुड आर्गुमेंट्स और बैड आर्गुमेंट्स को, इसको आप फॉल्स प्रीमाइसेस में रख सकते हैं। फॉल्स प्रीमाइसेस में लिख लीजिए कि जब प्रीमाइस है ना, या फिर आधार वाक्य जब गलत हो, तब रीजनिंग फॉल्स प्रीमाइसेस के कारण गलत होता है। रीजनिंग या आर्ग्यूमेंट कुछ भी कह सकते हैं। से बोलिए सर, क्या बोला? जब रीजनिंग आधार वाक्य गलत होने के कारण गलत हो, तब उसे फॉल्स प्रीमाइसेस कहते हैं। इसका मतलब ही है, ठीक है, अवैध आधार या गलत आधार। सिंपल है, मिथ्या आधार, कुछ भी आ सकता है वर्ड इसमें, एकदम सिंपल ही है। इसमें क्या ही लिखना समझना है। अब गुड और बैड आर्ग्यूमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। गुड आर्ग्यूमेंट को समराइज कर लेते हैं। तो गुड आर्ग्यूमेंट बराबर
वैलिड रीजनिंग प्लस टू प्रीमाइस, वैलिड रीजनिंग हो जाएगा, उसमें क्या चीज होगी, दोनों चीजें होंगी गुड आर्ग्यूमेंट में, वैलिड रीजनिंग भी होगा और ट्रू प्रीमाइस भी होगा। बैड आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, इनवैलिड रीजनिंग और फॉल्स प्रीमाइसेस, रीजनिंग और फॉल्स प्रीमाइसेस और बोथ। ठीक है, ठीक है। तो पहला जो है सुकराट वाले में हम लोग देखे थे, तो सुकराट वाले में क्या है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल बात करते हैं, सभी मनुष्य मरणशील है। तो प्रेमाइस ठीक है, हाँ प्रेमाइस ठीक है, ट्रू है। सुकरात एक मनुष्य है, तो ये प्रीमिस ठीक है कि सुकरात मनुष्य है, हाँ ये भी ठीक है। तो कंक्लूजन सुकरात भी मरणशील है। क्या वैलिड है, वास्तविकता में सुकरात मरणशील है, नॉलेज के थ्रू हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो हाँ मरणशील है। क्या वैलिड रीजनिंग हो गया, हाँ वैलिड रीजनिंग हो गया, ठीक है। ट्रू प्रीमाइस हो गया, हाँ ट्रू प्रीमाइस भी हो गया। तो जब वैलिड रीजनिंग भी हो गया, ट्रू प्रीमाइस भी हो गया, तो गुड आर्ग्यूमेंट हो गया। तो आर्ग्यूमेंट को उसके कसौटी पे रख के हम लोग समझेंगे, ये नहीं कि अरे सर ये तो कॉमन सेंस का बात है, ये तो दिख रहा है। सुकरात वाला एग्जाम्पल कॉमन सेंस का है, माथा घुमाने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आएंगे, जो कि हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे क्लासेस में। देखना ये है कि कसौटी पे कैसे आर्गुमेंट को कसना है, वो कला हम लोग को सीखनी, ये नहीं कि कॉमन सेंस लगा दी, कॉमन सेंस फिर आगे जाके फेल कर जाएगा रीजनिंग में, और फिर आप गलत आंसर बना के ले आएंगे। दूसरी चीज, चलिए एक एग्जांपल देते हैं प्रैक्टिस के लिए। मम्मी, ऑल डॉग्स कैन फ्लाई। प्रीवाइस 2 में देख रहे हैं, ब्रूनो इज ए डॉग, ब्रूनो इज अ डॉग। कंक्लूजन, देयरफॉर ब्रूनो कैन फ्लाई। हर कुत्ता उड़ सकता है, ब्रूनो एक कुत्ता है, इसीलिए ब्रूनो उड़ सकता है। ये गुड आर्गुमेंट है या बैड आर्गुमेंट है, बताइए। गुड है सर, कैसे? क्योंकि इसके आधार पे ही न चलना है सर। नहीं, दो चीज है ना कि प्रीमाइस भी जो है ना वैलिड और ट्रू होना चाहिए, तो कुत्ता उड़ सकता है क्या? नहीं सर। हम्म, तो वो भी याद रखे, प्रीमाइस भी ट्रू होना चाहिए ना, जो आधार वाक्य वो भी सच होना चाहिए। तो वो चीज ऐसा नहीं है कि मशीनी जो लॉजिक है मैथ के हिसाब से वैसा ही चलेंगे ना। तो यही चीज है ना कि वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड रीजनिंग मतलब, वैलिड का मतलब क्या है, वास्तविक, ठीक है, जो वैलिड हो, जो जैसा होता हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी। कुत्ता उड़ता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, तो वो इनवैलिड बात हो गई है ना, अवैध बात हो गई वो। तो प्रेमिस क्या है? फॉल्स प्रेमिस। तो ये रीजनिंग बैड रीजनिंग क्यों हुआ? फॉल्स प्रेमिस के कारण हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने पहचाना रीजनिंग इज बैड ड्यू टू फॉल्स प्रेमिस। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग फिर से। तीसरा आर्ग्यूमेंट P1। अब इसके बाद ना आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस को। कोई अगर आप लोग के पास गाइड बुक ही है वो, तो उसमें बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा आर्गुमेंट का आपको। सबके पास कोई ना कोई किताब तो होगी किसी न किसी पब्लिकेशन की। जी सर। किसी के पास एक से ज्यादा है क्या? नहीं।
सर शेयर कर सकते हैं सर फोटो खींच कर? नहीं मेरे पास सारा किताब है, 3-4 गो है मेरे पास। किताब पढ़ने का वक्त नहीं मिला, कभी मिल जाता तो JRF हो जाता। इस बार भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चलिए, इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल गेट वेट, अर्थात अगर बारिश पड़ेगी तो जमीन भीग जाएगी। ठीक है, यही अर्थ है। नाउ प्रेमिस 2 में पढ़ते हैं, द ग्राउंड इज वेट, जमीन भीगी है। कंक्लूजन, देयरफॉर इट रेन। तो ये चीज है कि आर्गुमेंट क्या है, गुड और बैड, बताइए। और क्यों गुड है, क्यों बैड है? सब लोग बोलिए ना, एक ही दो स्टूडेंट खाली बोलते हैं क्लास में। सब लोग को बोलिए आराम से, ऐसा नहीं कि चुप रहे आते हैं तो फिर हम बोलना चालू कर देते हैं। प्रैक्टिस आप लोग को ही मेन करना है ना, खाली मेरे बताने से क्या होगा। रीजनिंग तो प्रैक्टिस की चीज है। बताइए एक एक करके, सभी लोग फटाफट बताइए एकदम। सर एक बार और बोलिए तो। इफ इट रेन्स द ग्राउंड, मतलब जमीन, अगर बारिश पड़ेगी तो जमीन जो है भीग जाएगी। और प्रीमिस 2 ये है कि जमीन भीगी हुई है, तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जमीन, इसका कंक्लूजन ये निकला कि इसका अर्थ है बारिश पड़ी है। जी। तो ये कंक्लूजन है, तो बताइए गुड है या बैड आर्गुमेंट है? गुड है सर। ओके, और कोई? सर गुड ही होगा। कोई ऐसा जिसको ये आर्गुमेंट बैड लग रहा है? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जमीन तो पहले से गीली है, तो बारिश न भी होगा तो जमीन तो गीली पहले से भी तो है। बिल्कुल हो सकता है। प्रेमिस को चेक नहीं किया आप लोगों ने, आप लोग लॉजिक पे चले गए कि हाँ लॉजिकल तो लग रहा है, लॉजिक तो फॉलो कर रहा है। रीजनिंग का यही ट्रैप है, जो हम लोग जो बात करते हैं ना, जो हम लोग को दूर बनाता है, फंसाता है। चाहे सेल्समैन हो या फिर हम लोग का, है ना, प्रेमी प्रेमिका हो, सब एक दूसरे को ठगने के लिए बैठा है। तो जो दूर आपको बनाता है, क्यों? आपको लगता है लॉजिकल बात है, आप लॉजिक पे चले आते हैं। लॉजिक का प्रेमिस चेक नहीं करते हैं कि किस प्रेमाइस पर वो बेस्ड है, वो ऐसा हो सकता है नहीं। काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते हैं? जो व्यक्ति काउंटर क्वेश्चन करता है जीवन में, वो क्या होता है, प्रश्न जिसको करने आता है, तो उसका रीजनिंग कभी खराब नहीं होगा। बैड आर्गुमेंट वो पहचान सकता है। और जो भरोसा करता है, वो क्या करता है, उसका लग जाता है बढ़िया से। आप घटिया सा कार खरीद के आ गए सेल्समैन की बातों में आकर के, आपको जो नहीं चाहिए था वो खरीद के आ गए एडवर्टीजमेंट की बातों में आकर के। हर व्यक्ति का अपना अपना हित है, अपना अपना लालच है। उस लालच को साधन करने के लिए वो कई कलाएं दिखाता है। तो यही देख रहे हैं, इफ इट रेन्स द ग्राउंड वाटर विल गेट वेट, बारिश पड़ेगी तो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड भीग जाएगा। तो द ग्राउंड इज वेट। इसने एक रूल दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया कि अगर बारिश पड़ेगी तो ग्राउंड भी भीग जाएगा। हाँ सही बात है, तो ग्राउंड भीगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि बारिश पड़ गई। गुड आर्गुमेंट, बहुत बढ़िया। नो, जरा ठहरो, रुको, लॉजिक पे इतनी जल्दी फिदा नहीं होने का। इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल गेट वेट, तो पूछना ये है कि क्या केवल बारिशें पड़ने से जमीन भीगेगा? कोई पड़ोसी पाइप निकाल दिया होगा ना। जैसे भागलपुर में लोगों का प्रिय शौक है कि 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने का पैसा है, लेकिन उस बिल्डिंग से जो है ना, वो बारिश का पानी का पाइप नीचे गिराने का 10 फीट का 20 फीट का जो है ना, उसमें सबको कंगाली घुस जाता है। और बारिश जब चलेगा या छत वत होएगा, तो रोड पे से करके पानी गिरेगा। एकदम स्वर्ण अक्षरों में जो है ना, एकदम गोल्डन लेटर्स में जो है भवन का नाम लिखवाया है एकदम आगे में, कि जो है ना कि ये फलाना आवास चिलाना आवास, एकदम संस्कृत वाला नाम सब रखा है। पूरा एकदम चकमका करके रखा है, लाइट झालर सब लगा के। तो देख करके कोई भी आदमी गुजरेगा उस घर से, तो देख करके क्या ही समझेगा उस घर के आदमी को कि साला मानसिक दिवालिया है एकदम। पैसा तो है पर मतलब कैरेक्टर नहीं है इसमें, रिस्पॉन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ।
इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग बना सकता हूँ तो एक पाइप भी तो ऊपर से नीचे ड्रॉप कर सकता हूँ कि पानी आराम से गिर जाए शांति से, बिना किसी के देह पे गिरे, बिना ऊंचाई से गिर के सड़क को डैमेज किए। लेकिन नहीं, तो आश्चर्य की बात है। तो इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल गेट वेट। तो यही बात है, द ग्राउंड इज वेट देयरफॉर इट रेन। नहीं, जमीन भीग सकता है किसी और कारण से भी। तो प्रीमिस जो है ना, द ग्राउंड इज वेट, दोनों प्रीमिस को ध्यान से देखिए। जमीन भीगा हुआ है, जरूरी थोड़ी है कि जो है बारिश पड़ा है तभी भीगा है ना। कोई जो है महान पड़ोसी होगा या फिर कोई महान व्यक्ति ऐसा जो है ना कारनामा करके गया होगा, टंकी ओवरफ्लो करके, छत पे पानी है, छत से जो है नीचे, ऐसी चीजें। ऐसे भी तो ग्राउंड वेट हो सकता है। कहीं नीचे नगर पालिका का पाइप गया होगा, ठीक है, तो एकदम भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं वाला सीन हो रहा होगा। नगर पालिका के मिस्त्री का इंतजार कर रहा है आदमी कि भाई पानी रिलीज हो रहा है। सड़क हाल में बनी है और जो है हाल से फिलहाल में ही खराब हो गई, समय भी ज्यादा नहीं लगा। तो यही चीज है, ये एक बैड आर्गुमेंट है क्योंकि आपने ना इस पे ध्यान नहीं दिया। इफ इट रेन्स द आर्ग्यूमेंट द ग्राउंड विल गेट वेट, ये लगा कि हाँ सही बात है, लेकिन क्या हमेशा सही है? मतलब पूर्णतः पक्की तो बात है कि रेन करेगा तभी ग्राउंड वेट होगा? नहीं। तो ये नहीं आपका प्रीमिस प्रीमिस फॉल्स हो गया, इसीलिए ये बैड रीजनिंग का एग्जांपल है। तो ऐसे ही जो है ना, हमेशा तार्किक दिमाग को ना एकदम ये रखना है, जिंदा रखना है, क्वेश्चन पूछने वाले दिमाग, क्रिटिकल माइंड को। एक और आर्गुमेंट देख लीजिए, ये तो आसान वाला है। अरे यार, क्या क्लेश वाला कुत्ता पाल लिया है। दिनों में भुगता है, रातों में भुगता है, कितना भुगता है ये। क्यों नहीं आदमी देसी कुत्ता पालता है? इतना चिल होता है देसी कुत्ता, हमको तो सबसे अच्छा लगता है। वो एकदम साइको और मेंटल की तरह कर रहे होते हैं विदेशी कुत्ता, सब करता है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। ईगो में लोग जो है ना उसको पाल लेता है, ये विदेशी कुत्ता पालना। देसी कुत्ता कितना इंटेलिजेंट होता है। राज स्टडीज, अब देखिए इसको। देखिए इसको, बताइए गुड आर्गुमेंट है या बैड आर्गुमेंट है? बैड है तो क्यों है, गुड है तो क्यों है? गुड है सर। कैसे? ये भी बारिश की तरह दोनों है सर, गुड भी है और बैड भी है। दोनों ने होता है आर्गुमेंट, या तो गुड होता है या तो बैड होता है, ठीक है। एक तरह से जैसे कि बारिश के हिसाब तो से यहाँ कि पे सारे स्टूडेंट का बात हो रहा है ना कि सारा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, ठीक ना। हम्म। तो राज भी तो स्टूडेंट है। फिर आप लॉजिक पे जा रहे हैं ना, वही तो कह रहे, प्रीमाइस को चेक करो। ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्या सभी स्टूडेंट? नहीं। ऑल स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते हैं, खाली स्टूडेंट की बात रहे तो ठीक है, ऑल सभी स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये अतिशयोक्ति हो गया, ठीक है, कि ज्यादा और स्टूडेंट, हाँ सब स्टूडेंट पढ़ते हैं। भाई कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ने का ढोंग करते हैं, ढकोसला भी करते हैं बहुत लोग। कुछ स्टूडेंट को रील बनाना है, कुछ को जो है कुछ और करना है, मतलब पढ़ना तो बहुत कम स्टूडेंट को एक्चुअली। क्लास में कभी भी पांच, किसी भी क्लास में आप गए होंगे तो पांच से ज्यादा, बहुत ज्यादा देखेंगे तो 10 बच्चा होगा क्लास में, बहुत ज्यादा हो गया 10 बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा। 5 को 6 को ज्यादा अच्छा नहीं होता, होता है कि नहीं? जी। नहीं, इससे अच्छा भी होता है, ज्यादा भी पढ़ता है लोग। नहीं हाँ सर, तो हमने देखे। क्या हुआ? हमने देखे हैं सर इससे ज्यादा। हाँ हम भी नहीं देखे हैं, हो सकता है बहुत अच्छे स्कूल्स में रहता होगा वैसा, और हम तो अच्छे स्कूल में भी पढ़े, उसमें भी नहीं था। ऑल स्टूडेंट स्टडी जो है, ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, जबरदस्ती की बात कि भाई आप जनरलाइजेशन कर रहे हो, क्या स्टूडेंट है जैसे प्लम्बर का काम प्लम्बिंग करना है। पता है दुनिया का सबसे बेईमान प्रोफेशन स्टूडेंट ही है। हम वही देखे हैं कि कभी लोग ना इसको प्रोफेशन के तौर पे देखे ही नहीं है, उन्हें प्रोफेशनल एटीट्यूड ही डेवलप नहीं हुआ।
सबसे अगर कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जॉब या प्रोफेशन, सबसे खराब स्टूडेंट प्रोफेशन, ईमानदारी का रेट सबसे कम। लोहार अपने काम के लिए इतना ईमानदार है ना, टॉयलेट साफ करने वाला आदमी अपने काम करने के लिए क्लीनर जितना ईमानदार है, स्टूडेंट उतना ईमानदार नहीं है अपने काम के लिए। तो दुर्भाग्य है, वो कभी सोचा ही नहीं कि जैसे हर आदमी का जॉब होता है ना 10 से 5 या ऐसे वैसे, तो वैसे मेरा ये काम है। ये हर जगह मन लगाएगा आदमी, पढ़ाई में नहीं लगाएगा, ऑल स्टूडेंट्स स्टडी, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेगा, तो यही चीज हो जाएगी। इतना इनएफिशिएंसी धरती के किसी प्रोफेशन में, इतना स्टूडेंट होने के प्रोफेशन में, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि मतलब इमीडिएट रिवार्ड नहीं मिलता है ना, बाकी जगह पे आपको इमीडिएट रिवार्ड मिलता है। अगर मान लीजिए कि हम आपको कह दें कि अगर तुम 1 साल तक सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बिना बेईमानी किए, पूरा दिल लगा करके, है ना, बिना मतलब पूरा दिल लगा करके, मन से एकदम अचीवमेंट के बेसिस पे चैलेंज लेकर के 1 साल तक जो है लगातार तुमको संडे छोड़ करके और महीना में 1 दिन छुट्टी छोड़ करके लगातार तुमको पढ़ना है। और जब तुम ऐसा कर लोगे, 1 साल लगातार करोगे, तो उसके बाद ना हम तुमको देंगे चाल उसके बाद तुमको 40,000 रुपया पर मंथ तुमको मिलने लगेगा, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए। उसके बाद तुमको नहीं पढ़ना है उस तरीके से वैसे। तो गधा से गधा आदमी ये बोलेगा नहीं, इस ऑफर को स्वीकार कर लेगा, बोलेगा यार बहुत सही है, 1 ही साल करना है, 10 से 6, हाँ क्या करना है, तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये इस तरीके से माइंड में हम लोग ना कभी पढ़ाई को देखे ही नहीं। वो 1 साल 10 से 6 कर लो, नौकरी लग जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, हो गया जीवन सेट, कहाँ गड़बड़ है। तुम इसके अलावा बाकी सब काम करोगे 10 से 6, मन नहीं लगेगा तो भी लगाओगे, मन नहीं लगेगा तो भी ईमानदारी से लगाओगे, रोओगे फिर भी ऑफिस जाओगे, ईमानदारी से काम करोगे, है ना। घटिया सब आदमी होगा ऑफिस में, बहुत तरीके से तुमको हैरास करेगा, फिर भी जाओगे, लेकिन अपने लिए काम नहीं करोगे। राज इज अ स्टूडेंट, देयरफॉर राज स्टडी, ठीक है। गलती कहाँ थी, P1 में गलती थी। अगली चीज देख लेते हैं। तो सर ये बैड P1, न हो गया। हाँ बैड रीजनिंग हो गया। P1, if it is snowing, it is cold outside. If it is snowing, it is cold outside. दूसरा, it is snowing, कोई बता सकता है सी क्या आएगा यहाँ पे कंक्लूजन? सर एक बार हिंदी में भी बोल दीजिए ना। बोल दे। कोल्ड आउटसाइड होगा। अगर बर्फ पड़ती है, इफ इट इज स्नोइंग, अगर बर्फ पड़ रही होगी तो इट इज कोल्ड आउटसाइड, तो बाहर ठंड होगी। प्रीमिस 2 है कि बर्फ पड़ रही है, तो क्या होगा, कंक्लूजन कह रहा है कि हाँ बाहर ठंड होगी। अब ये गुड आर्गुमेंट है या बैड आर्गुमेंट है? गुड। गुड। कंफर्म? सर अदर बर्फ पड़ रही है मतलब हाँ, अगर इफ इट इज स्नोइंग, अगर बर्फ पड़ रही है तो बाहर ठंड होगी, और बर्फ, फिर दूसरा कह रहा है कि हाँ बर्फ पड़ रही है। गुड ही लग रहा है सबको आर्गुमेंट, किसी को बैड लग रहा है क्या?
प्रेमिस चेक कीजिएगा करके, P1 P2 क्या वैलिड है? कॉपी में देखिए जहाँ पे लिखा है थे ना गुड आर्ग्यूमेंट और बैड आर्ग्यूमेंट, कि क्या फॉर्म होता है उसका, वो देखिए और उसके आधार पे जो है ना मूल्यांकन कीजिए आर्ग्यूमेंट का। फिर भी गुड ही लग रहा है सर, अब आप ही बता दीजिए। ठीक है, गुड ही लग रहा है, गुड ही आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि P1 की अगर बात देखते हैं कि अगर ये स्नोइंग है, ठीक है, अगर बर्फ पड़ रही है तो बाहर ठंड होगा और बाहर जो है बर्फ जो है पड़ जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? गुड आर्ग्यूमेंट हो गया। पिछला वाला देखिए, इफ इट रेन्स द ग्राउंड वाटर विल गेट वेट, ये ग्राउंड विल गेट वेट, बार बार ग्राउंड वाटर आया था। इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल गेट वेट, इसमें ग्राउंड का वेट होने का दूसरा भी तरीका था। इफ इट इज स्नोइंग इट इज कोल्ड आउटसाइड, कोल्ड आउटसाइड होने का भी दूसरा तरीका था, लेकिन ये तो बहुत जाहिर सी बात है ना कि बाहर अगर बर्फ पड़ेगी तो कोल्ड होगा ही, ठंड होगी ही, और बर्फ पड़ रही है तो ठंड होगी, इस कारण से समझना भी है, स्ट्रक्चर भी चेंज करना, चेक करना है, दोनों करना है। मतलब जो हम लोग अपनी जानकारी से जानते हैं वो भी लगाना है और लॉजिक भी लगाना है, दोनों के एक साथ चलाना है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा है, पर वैसा ही ना जब हम लोग साइकिल सीखते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि साइकिल चल क्यों नहीं रहा है, सीधा क्यों नहीं जाता है, ऐसे तिरछा हो जाता है, गिर जाता है बैलेंस, फिर एक दिन जो है ना वो हो जाता है। तो कोई भी नई लर्निंग होती है ना, ब्रेन में कुछ भी नया ऐसी चीज होता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज और लॉजिक, ठीक है, मेमोरी और लॉजिक और इमोशन सबको एक जगह पे लगा रहे हैं, जिसका फंक्शन लगाने के लिए यूजुअली हम लोग के ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे चेस, चेस खेलने का फंक्शन हम लोग के ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है, खेलते 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 हम लोग माहिर हो जाते हैं चेस में, तो हम लोग के ब्रेन में नए कनेक्शंस बन जाते हैं फिर। तो लॉजिक और आर्गुमेंट के साथ यही होता है, जितनी कम उम्र में और जितना अच्छा प्रैक्टिस करके आप कनेक्शन बनाएंगे, आपका व्यक्तित्व उस हिसाब से सबको एक साथ आपका माइंड प्रोसेस कर पाएगा। नहीं अगर बनाएंगे तो माइंड प्रोसेस नहीं कर पाएगा, फिर आप वैसे ही रह जाइएगा। B1 ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, सभी फलों में बीज होते हैं। अब आप लोग को ना अगर प्रेमिस लिखते लिखते ही कहीं पे लगे कि बैड आर्गुमेंट पहचान लिए हम फॉल्स प्रेमिस के कारण, तो हमको वहीं पे बोल दीजिएगा, ठीक है, पूरा पूछने का इंतजार मत कीजिएगा। किसी को फॉल्स प्रेमिस दिख रहा है इसमें P1 P2 में? हम्म, देखो ऑल फ्रूट्स हैव सीड, फिर ये सही बात नहीं है, हर एक फल में बीज थोड़ी ना होता है ना। तो ये जो है क्या हो गया, P1 फॉल्स हो गया। तो ये क्यों गलत हो गया? फॉल्स प्रेमिस के कारण गलत हुआ। ये बारिश वाला एग्जांपल देखे थे हम लोग, ये इनवैलिड रीजनिंग के कारण गलत हुआ, क्योंकि अदर या फॉल्स प्रेमिस भी कह सकते हैं, दोनों हो गया इसमें। ऑल डॉग्स कैन फ्लाई, ये भी फॉल्स प्रेमिस हो गया। तो ऑल फ्रूट्स हैव सीड, ये हर एक फ्रूट में सीड नहीं होता, सीधी सी बात है। कैरेट एक फ्रूट है, ये तो ट्रू है, तो देयरफॉर कैरेट इज अ फ्रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिमाइस ने कंक्लूजन का साथ नहीं दिया। क्या कह रहे हैं, जब साथी आपका साथ नहीं देगा तो वो एक बढ़िया साथी नहीं है। तो ऑल फ्रूट्स हैव सीड, ये क्या कर रहा है, कंक्लूजन का साथ नहीं दे रहा। कैरोट इज अ फ्रूट है, ये तो सही है, देयरफॉर कैरोट इज अ फ्रूट हम लिखेंगे, देयरफॉर कैरेट
तबीयत खराब है, दिमाग ही अलग रहता है। एक कैरोट हैज सीड्स। तो छोड़ दिए सर, आजकल कराइएगा क्लास। हाँ, बस एक एक एग्जांपल और करा देते हैं। ऑल फ्रूट्स हैव सीड, ए कैरेट इज अ फ्रूट, देयरफॉर कैरेट हैज सीड्स। कैरेट में सीड होता है? नहीं होता है। ये थोड़ा कठिन है, देखिएगा बारीकी से। इफ आई स्टडी हार्ड, आई विल। कंक्लूजन बताने से पहले एक बार हिंदी में रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है। इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं, ठीक है, आप लोग हिंदी में भी लिखिएगा तो लिख दीजिए, प्रेमाइसेस के साथ साथ ही चल रहे हैं। इफ आई स्टडी हार्ड, आई विल पास द एग्जाम। अगर मैं खूब पढूं तो मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा। प्रेमिस टू, आई डिडंट स्टडी हार्ड, मैंने खूब पढ़ाई नहीं की। कंक्लूजन, इसीलिए आई वोंट, वुड नॉट, इसीलिए मैं आई वोंट पास द एग्जाम। क्या ऐसा लगता है हम लोगों को एग्जाम के पहले? एग्जाम एंजाइटी तो इसी का नाम है ना। अब बताइए मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स, एग्जाम एंजाइटी का एग्जाम्पल है। एग्जाम एंजाइटी को आप लोग ट्रू मानते हैं, फॉल्स मानते हैं? ट्रू मानते। आर्गुमेंट देख के क्या लग रहा है? गुड आर्गुमेंट है कि अगर मैं हार्ड पढूं तो आई विल पास द एग्जाम, पर मैंने हार्डली नहीं स्टडी की, नो आई डिडंट स्टडी वेल। बहुत, अगर मैं मन लगाकर पढूं तो मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा, पर मैंने मन लगाकर नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं परीक्षा पास नहीं करूंगा। देख के लग रहा है कि लॉजिकल है ना। और P1 भी ट्रू लग रहा है कि हाँ सही बात है, P2 भी ट्रू ट्रू लग रहा है, पर P1 ट्रू नहीं है। बहुत आई पास करने के लिए स्टडी हार्ड करने की जरूरत नहीं है। आप जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, या जितना आपको नॉलेज है, जितना आपने क्लासेस अटेंड किया, उस पे भी आप पास कर सकते हैं। टॉप करने की अगर बात होती है ना, या ग्रेड की बात होती कि 9 CGPA चाहिए, 9+ चाहिए, तब होता कि हाँ ये चीज है। समझ गए? तो ये बैड रीजनिंग है। क्यों? क्योंकि इनवैलिड रीजनिंग के कारण। P1 जो है, अगर मैं खूब मन लगाकर पढूं तो मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि लॉजिक क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा? अगर एक ठीक ठाक पढ़ा हुआ आदमी है ना, जो जानकारी है, पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया है ना, वो तैयारी नहीं कर पाया, वो ऐसा सोचता है, तो उसके लिए फॉल्स होगा। और जिसने जीवन में कभी नहीं उल्टाया है, किताब कभी देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि एमए साइकोलॉजी में पढ़ते क्या है, आखिर क्या है साइकोलॉजी विषय, क्या है वो भी नहीं पता, और वो सोचता है तो क्या है, उसके लिए ट्रू हो सकता है। आ गई क्या सब्जेक्टिविटी। रीजनिंग और लॉजिक क्या कहता है? कहता है कि सब्जेक्टिव होना चाहिए। नहीं, रीजनिंग और लॉजिक कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, सबके लिए बराबर, यूनिवर्सल। तो वो वाली कंडीशन खराब हो गई, मेट नहीं की। तो इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम, ये सब्जेक्टिव चीज हो गई, तो ये बैड रीजनिंग हो गया। ठीक है।
तो इसके लिए आप एक और चीज देख सकते हैं कि अगर मैं बहुत हार्ड ना पढूं तो मैं पास ना करूंगा एग्जाम। ऐसा नहीं होता, एग्जाम पास करने के और भी बहुत तरीके हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसी कलाएं हैं जिनके थ्रू आप एग्जाम पास करेंगे तो वो पता ही है। ऐसी बहुत सारी कलाएं आप लोगों को पता है ना। कुछ लोग जो है क्वेश्चन को ही जो है ना बार बार लिख देते हैं। कुछ लोग ऊपर में कुछ लिखते हैं, नीचे में कुछ लिखते हैं, बीच में गाना गुना भर देते हैं। कुछ लोग जो है वो ट्रिक को सीखते हैं ऐसे करके। कुछ लोग कुछ कुछ टेबल डायग्राम सब ऐसे कुछ भी बना देंगे और उसमें कुछ ऐसे लिख देंगे कि वो क्लियर का पता नहीं चलेगा कि लिखा क्या है। ठीक है, पॉइंट वाइज ऐसे पॉइंट दे देंगे और फिर कुछ कुछ लिख देंगे। कुछ लोग कॉपी में पैसा डाल देते हैं, नोट डाल देते हैं। कुछ लोग चोरी करते हैं। एग्जाम पास करने का बहुत सारा तरीका है ना। तो देयरफॉर इसी कारण से ये भी एक आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो P1 क्या है ना कि वो लॉजिकली सही नहीं है, इसी कारण से ये चीज। तो आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं और फिर कल मिलेंगे हम लोग। किसी का अगर छूटा है तो बताइए, हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। इसको एक लॉजिकल फैलेसी कहते हैं, जिसको कहते हैं डिनाइंग द इंसिडेंट। सब है क्लास में कि निकल गया? अच्छा, कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है शुभम, रखते हैं, थोड़ा तबीयत खराब है आज।